चलिए, तो एग्जिट पोल पर एक बार फिर से चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज रूम से सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। सबसे पहले निरंजन जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरीके से एग्जिट पोल का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले भी बातचीत इस पर हुई, सीधे तौर पर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं आपने खुद देखे, बीजेपी को और एनडीए को खासकर 400 के करीब, 400 पार ये कह सकते हैं कि सीटें एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और विपक्ष को 200 से भी कम यानी 150 के आसपास समटा दिया गया। विपक्ष कह रहा है 295 सीटें। किस तरीके से आंकड़े दिख रहे हैं आप? देखिए मुस्कान जी, मैं पिछले कई महीनों से इसी बात के ऊपर जब चर्चाएं होती हैं, एग्जिट पोल तो आप ये समझ लीजिए कल आए हैं, लेकिन मैं बार बार तो कह रहा हूं और मैं अभी भी अपनी उसी बात पे कायम हूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 वाला जो प्रदर्शन है उसकी पुनरावृत्ति करेगी। उसके अंदर 5 सीटें बढ़ भी सकती हैं, 5 सीटें घट भी सकती हैं। और बात करें एनडीए की, तो एनडीए के अंदर भी मैं उसी चीज के ऊपर अडिग हूं कि ये 5-7-10 सीटें बढ़ भी सकती हैं, 5-7-10 सीटें घट भी सकती है। लेकिन मेरा आज भी मूल्यांकन वही है कि 2019 वाला पुनरावृत्ति होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 303 में थी और एनडीए 353 पे था 2019 के अंदर, तो लगभग उसी आंकड़े को इस बार छूएगी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं और इसके अंदर इसका जो कारण पूछा जा रहा है, तो मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि देखिए जिस तरीके से विपक्ष हर बार गलत ट्रेन पकड़ता है और गलत ट्रेन पकड़ने की वजह से वो गलत गंतव्य तक पहुंचता है और उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत की जो सेंटिमेंटल, इनकी भावनात्मक जो जनता है, उसकी भावनाओं को विपक्ष अभी पकड़ नहीं पा रहा। और जिस तरीके से मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ विपक्ष सोचता है कि केवल जो है एक मुद्दे के ऊपर वोट पड़ जाते होंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए 140 करोड़ की जनसंख्या है और हर एक व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं। कोई व्यक्ति एक दारू के पवे पे भी वोट देता है, तो कोई व्यक्ति सन 2047 के विकसित राष्ट्र के ऊपर वोट देता है, कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़ंजा ना लगने पे वोट देता है, तो कोई व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए देश के अंदर जो एम्स और फ्लाईओवर्स और जो हाईवे जो बनते हैं उनके ऊपर वोट देता है। यानी कि हर एक व्यक्ति के अपने अपने मुद्दे। लेकिन पोद्दार साहब, तस्वीरें तो इस बार वो भी सामने आई ना। देखिए 7 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7 चरणों में अलग अलग तरीके की तस्वीरें बहिष्कार को लेकर भी सामने आई। कहीं रेलवे पास नहीं बना है, कहीं पुल नहीं बना है, कहीं सड़कें नहीं बनी है। बेसिक चीजें जो लोगों की पूरी नहीं हो पाई है, उसको लेकर भी तो सवाल। निश्चित रूप से मुस्कान जी, मैं वहीं पे आ रहा था, लेकिन अब आपने बीच में बहुत अच्छा सवाल कर दिया, मैं इसी सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए निश्चित रूप से इन चुनावों के अंदर मैं ये चीज भी देख रहा हूं कि अगर 100 में से 61 वोट पड़े तो 25-26 वोट भारतीय जनता पार्टी को जो पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके कामों से जो खुश है, 25-26 लोगों ने उनको वोट दिया और 25-26 लोगों ने विपक्ष को वोट दिया है। वो विपक्ष की बातों को सुनकर के, विपक्ष की बातों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के। लेकिन जो 8-10 लोगों ने जो वोट दिया है वो इसलिए वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि वो भारतीय पार्टी के कामों से निराश है, लेकिन विपक्ष से वो ज्यादा हताश है। उनको ये भरोसा नहीं है कि अगर विपक्ष आ गया तो वो भारतीय जनता पार्टी से और बेहतर काम कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं विपक्ष की जो एक विश्वसनीयता है उसका अभाव है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है निरंजन जी, ठीक है। निरंजन जी, एम फैक्टर का जिक्र हम कर रहे थे। एम फैक्टर में जिस तरीके से मोदी मैजिक देखने को मिल सकता है, या फिर यूं कहें कि मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, तमाम तरह की मुर्गा, मटन, तमाम तरह की चीजें, मंगलसूत्र खासकर, कितना अहम आपको लग रहा है कि इन चुनावों में ये फैक्टर रहा? मुस्कान जी, समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि जब सामने वाला खिलाड़ी की आप नीतियां और उसकी रणनीतियां, या यूं कहें कि सामने वाले का जो वार रूम है वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से कार्य करता है लड़ाई के अंदर, आपको इन चीजों के ऊपर भी आपको बड़ी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से इन चीजों के अंदर विफल रहा है, ये लगातार मैं बार बार कह रहा हूं, विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे मान लीजिए पहले चरण के चुनाव के बाद में अपनी भाषा चेंज करी, अपना जो जिसको कहते हैं अपना चुनाव प्रचार का एक तरीका बदला, तो विपक्ष को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सकपका गए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ा गए हैं, कहीं ना कहीं हड़बड़ा गए हैं। लेकिन विपक्ष को ये चीज समझ में नहीं आई कि प्रधानमंत्री जो पहले चरण के अंदर
भारतीय जनता पार्टी का वोटर या भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो सुस्त नजर आया था, वोट देने नहीं निकला था, या कैडर ने वोट देने के लिए लोगों को बाहर नहीं निकाला था, तो विपक्ष को ये चीज समझ में नहीं आई कि ये प्रधानमंत्री बौखलाए नहीं है, ये प्रधानमंत्री अपने उस कैडर को बाहर निकालने के लिए एक संदेश देना चाह रहे हैं कि घोषित रूप से कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में है। और विपक्ष कहीं ना कहीं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा करके, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष फुलटोस मारे और उन्होंने फुलटोस मारना चालू कर दिया। और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि पहले चरण के चुनाव के बाद में लगातार चरणों के अंदर, दूसरे तीसरे चौथे चरण के अंदर वोट प्रतिशत के अंदर कुछ सुधार हुआ, तो उसका मुख्य कारण यही था। और विपक्ष जिस तरीके से एक चीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री जी का जो वार रूम है, उसको मैं देख रहा हूं बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वो डे टू डे बेसिस पे हर चीज से अपग्रेड होते हैं, अपना रिव्यू करते हैं रोज। और इसी का परिणाम आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे चरण के अंदर, यानी कि हर 10 दिन बाद में उनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी, राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक तरीके बदलते चले गए। आपने देखा होगा कि तीसरे चरण तक प्रधानमंत्री जी का कहीं कोई एक भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही तीसरा चरण समाप्त हुआ और उनको लगा कि अब समय आ गया है, लगातार आपने देखा होगा कि तमाम छोटे बड़े जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनको इंटरव्यू दिए। यहाँ तक जो अखबार या जो पत्रिकाएं साल में कुछ एक बार छपती है, उनको भी बुला करके प्रधानमंत्री ने घंटों घंटों बिठा करके उनकी सारी बातों का जवाब दिया, बहुत शानदार इंटरव्यू दिए। तो जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम ये हुआ कि जो तीसरे चरण तक जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल से बाहर नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं वापस आ गया। क्योंकि आप इस चीज को भी समझेंगे, विपक्ष इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि अगर आपके चैनल को प्रधानमंत्री देते हैं तो प्रधानमंत्री तो 1 घंटे बोल करके निकल गए, उसके बाद में आप उसका एक प्रोमो तैयार करेंगे, उसके पोस्टर तैयार करेंगे, आपका चैनल और आपकी टीम उसके ऊपर पैसा खर्च करेगी, टाइम खर्च करेगी, और प्रचार किसका होगा? प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक जिसको कहते हैं हर एक वोटर तक पहुंचने की ठीक है। चलिए एक बार फिर निरंजन जी, आपका आखिरी कमेंट एग्जिट पोल पर, मात्र 30 सेकंड सर। देखिए मुस्कान जी, मैं बार बार कहता हूं ये एग्जिट पोल नहीं होते इसका, लेकिन ये एक रुझान होते हैं, एक जनता का मूड होते हैं। वो मैं इसलिए कहता हूं कि जैसे हमारे यहाँ शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ये मान के चलिए कि जो नाड़ियावैद होता है वो नाड़ी देख करके बता देता है कि इसके शरीर में शायद 101 डिग्री बुखार है या 102 डिग्री बुखार है। हालांकि एग्जैक्ट पता तब चलता है जब थर्मामीटर लगाया जाता है या साइंटिफिक रूप से कोई टेस्ट करवाया जाता है। तो उसी तरीके से जो एग्जिट पोल है, और इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात, इस बार का एग्जिट पोल ऐसा है कि आप देखेंगे छोटी बड़ी मिलाकर के लगभग 7 से 8 सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल करवाया, हर का अपना एक सैंपल साइज है, लेकिन जो परिणाम है वो ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, समय की कमी मेरे पास, समय की कमी। विश्वनाथ जी और निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।